नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें हम देख रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास में भी हम देख रहे थे कि जे ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जो भारतीय इतिहास का अध्ययन करने में मदद करते हैं। जिसमें हमने देखा था कुछ पुरातात्विक साक्ष्य देखे थे, फिर हमने देखे थे आगे जाके साहित्यिक साक्ष्य देखे थे, जिसमें हमने ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणेतर ग्रंथ देखे थे। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में ही आज हम देखेंगे लौकिक साहित्य। तो जो लौकिक साहित्य होता है वो क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐसी किताबें या ऐसे ग्रंथ आते हैं जो पूरी तरह न तो ऐतिहासिक हैं और जो जीवनी के फॉर्म में लिखी गई किसी के द्वारा, या किसी ने अपनी एक लाइफ को केंद्रित करके उन चीज़ों को लिखा। जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र हो गया। तो ये क्या है, उन्होंने अपने राज्य के अपने बारे में कोई इनपुट दिया और वहाँ पे उस समय की राजनीतिक व्यवस्था और उस समय की इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में भी वहाँ पे बताया। तो उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे पहले कौन सी रचना आती है, अर्थशास्त्र का जिक्र किया जाता है। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, अर्थशास्त्र लिखी गई है कौटिल्य, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो चाणक्य थे उनके द्वारा इसको लिखा गया है। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, जिनको चाणक्य विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता, उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। ये क्या बताती है किताब हमें, इसे पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। यानी कि जो राजनीतिक ग्रंथ पे जो हमें साक्ष्य मिला है वो पहली किताब मिली है अर्थशास्त्र नाम से। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र ग्रंथ एक प्रमुख स्रोत है। यानी कि वहाँ की जो कैसी पॉलिटिकल कंडीशन थी, कैसी इकोनॉमी थी, उसकी एक किताब से सबसे अच्छे से जानकारी जो मिलती है वो क्या है, अर्थशास्त्र है। और यह एक विधि ग्रंथ है, यानी कानूनी जो किताब होती है ऐसी एक किताब है ये। और 15 अधिकरणों में, यानी कि ऐसे मान लो जैसे 15 चैप्टरों में इसको विभक्त किया गया है। और जो इसका सेकंड और जो थर्ड चैप्टर है, यानी कि सेकंड और थर्ड अधिकरण है, वो सबसे ज़्यादा प्राचीन माना जाता है। और इसमें क्या बताया गया है, अर्थशास्त्र से प्राचीन राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। जैसा कि अभी हमने देखा था, यानी कि जो अर्थशास्त्र है उससे हमें प्राचीन पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी और जो इकोनॉमी कैसी थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर ऐसी एक किताब मिलती है विशाख दत्त के द्वारा लिखी मुद्रा राक्षस, और सोमदेव के द्वारा लिखी कथा सरित सागर, और क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। ये भी हमें क्या देती हैं, ये भी हमें मौर्य साम्राज्य की घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। कौन कौन सी किताबें द्वारा देखते हैं, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस, और सोमदेव के द्वारा लिखी गई कथा सरित सागर, तथा क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई बृहत कथा मंजरी से भी हमें मौर्यकालीन घटनाओं के बारे में मिलता है। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब है मौर्यकालीन घटनाओं के बारे में बताते। तो ऑप्शन दे दिया जाएंगे, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, ऐसे करके कि मुद्रा राक्षस बता रही है, कथा सरित सागर बता रही है, बृहत कथा मंजरी बता रही है, या अर्थशास्त्र बता रही है। तो ये सब यानी कि जो सब किताबें वो किसके बारे में बता रही है, मौर्य वंश के बारे में बता रही हैं। फिर पतंजलि के महाभाष्य तथा कालिदास कृत मालिकाव्य अग्निमित्र से शुंग के इतिहास के, यानी कि शुंग काल था, शुंग जो राजा हुए, पुष्यमित्र शुंग का जो वंश था, शुंग वंश के बारे में किससे जानकारी मिल रही है, पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी महाभाष्य उससे, और कालिदास के द्वारा लिखा गया मालविका अग्निमित्रम से भी हमें शुंग काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और जो शूद्रक थे, शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी मृच्छकटकम, उससे हमें उस समय के जो नाटक लिखा गया था शूद्रक के द्वारा मृच्छकटकम, उस समय के सामाजिक यथार्थ के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। किसके, शुंग वंश के में, यानी कि पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, और जो शूद्रक द्वारा लिखा गया मृच्छकटकम नाटक है, उससे हमें शुंग काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं 8वीं शताब्दी में कामोदक ने अपने नीति सार में संकलित किया है। यानी कि ये पूछा जाता है कि जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसका किसके द्वारा वो किया गया है, वो किया गया है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसको 7वीं 8वीं शताब्दी में, यानी कि 700 और 800 AD का जो समय है,
एक कवि हुए कामंदक, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है नीतिसार, वहाँ पे इसका संकलन किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। और ऐसी ही ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व तो कश्मीरी कवि कल्हड़ का है। और कल्हड़ ने कौन सी किताब लिखी थी? कल्हड़ ने लिखी थी राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी है वो भी ऐतिहासिक महत्व की किताब मानी जाती है, जो किसके बारे में जानकारी देती है? कश्मीर के बारे में जानकारी देती है। और यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं क्रमबद्ध इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास है। यहीं से यानी इतिहास कैसे लिखा गया है? क्रमबद्ध लिखने का प्रयास यहीं से माना जाता है। और ये कब लिखी गई थी? इसकी रचना 1149 और 1185 ईस्वी के समय यानी 12वीं सदी में हुई थी। और इससे बाद के जो कश्मीर का इतिहास है वो हमें कौन सी किताब में मिलती है? उसकी जानकारी प्राप्त होती है हमें जॉन राज, यानी कि जो राजतरंगिणी के बाद जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो जॉन राज और श्रीवर द्वारा, दो कवि हुए हैं, उनके द्वारा राजतरंगिणी में वो चीज़ें जोड़ी गई हैं। फिर नेक्स्ट जो है सोमेश्वर एक कवि हुए हैं, उनके द्वारा लिखी गई रसमाला, और तथा कीर्ति कौमुदी के द्वारा लिखी गई है प्रबंध चिंतामणि, और राजशेखर द्वारा लिखी गई है प्रबंध कोश। इनसे हमें गुजरात के चालुक वंश के इतिहास तथा उनके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान होता है। कौन कौन सी किताबें हैं? सोमेश्वर यानी कि सोमेश्वर नामक कवि है, उनके द्वारा लिखी गई रसमाला, और कीर्ति कौमुदी मेरू के द्वारा लिखी गई है प्रबंध चिंतामणि, और राजशेखर द्वारा लिखी गई है प्रबंध कोश, जो हमें गुजरात का जो सोलंकी वंश हुआ करता था उसके बारे में जानकारी देती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ ले जाते हैं। जैसे सोमेश्वर के द्वारा कौन सी लिखी गई? रसमाला, और कीर्ति कौमुदी मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि, तथा राजशेखर के द्वारा लिखी गई है प्रबंध कोश, जो हमें गुजरात के जो राजा हुए सोलंकी वंश उनके बारे में जानकारी देती हैं। ऐसे ही प्रबंध चिंतामणि जो किताब है वो लिखी गई है कीर्ति कौमुदी के द्वारा। वो किसा क्या माना जाता है? अर्थशास्त्र का टीका माना जाता है उसे, यानी कि अर्थशास्त्र का एक छेपक या टीका, जैसे कोई शॉर्ट फॉर्म में हो ऐसा माना जाता है उसे। और जो गार्गी संहिता है वो क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो गार्गी संहिता है वो क्या बताता है हमें? एक ज्योतिष ग्रंथ है, और ये क्या बताता है हमें? भारत पर होने वाले यवन आक्रमण के बारे में बताता है। ऐसे ही ऐतिहासिक जीवनियाँ लिखी गई कुछ, जैसे कि हमने बताया था लौकिक साहित्य में कुछ जीवनी भी लिखी जाती हैं, बायोग्राफी भी लिखी जाती हैं। तो जैसे अश्वघोष के द्वारा कौन सी लिखी गई है? बुद्धचरित लिखी गई है। और बाणभट्ट के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? जीवनी हर्षचरित लिखी गई है। ऐसे ही जो वाकपति है, वाकपति ने लिखा है गौड़ बहू, बिल्हड़ ने लिखा है विक्रमांक देवचरित, तथा पद्मगुप्त का नव सहसांग चरित, तथा संध्याकार नंदी का रामचरित, तथा हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, और जैन का पृथ्वीराज विजय आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो उस समय के राजनीतिक, साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ऐसे ही दक्षिण भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है वो किसमें मिलता है? संगम साहित्य से प्राप्त होता है। और सुदूर दक्षिण के जो चोल, चेरा, पांड्या जो राजा हुए थे, पल्लव, चोल, उनका भी इतिहास हमें किन चीज़ों से मिल रहा है? नंदीकल्पकम, कलिग, परड़ी और चोल चरित्र से उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और आप इन नामों को और अच्छे से यहाँ से रिकॉल करके वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही 13वीं सदी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, यानी कि 13वीं सदी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में। तो अरबी लोगों ने जो इतिहास लिखा उसका फारसी अनुवाद कौन सी पुस्तक में मिलता है? चचनामा नाम की पुस्तक में मिलता है। और इस ग्रंथ का लेखक कौन है? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुकी, यानी कि मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुकी इस ग्रंथ का लेखक है चचनामा का। चचनामा में क्या मिलता है? अरबी लोगों ने जो इतिहास लिखा है, अरबी लोगों ने जो हिस्ट्री लिखी है उसका फारसी में अनुवाद किया गया है चचनामा नाम की पुस्तक में। अब देखते हैं, यानी कि अभी तक देखे हमने अपने देश के साथ से, यानी कि हमारे देश में जो कवि हुए हैं जिन, या कुछ अर्थशास्त्री हुए हैं, इतिहास शास्त्री हुए हैं, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में। अब देखते हैं जो विदेशी यात्रियों के जो विवरण है उनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है।
तो कुछ विदेशी यात्री भारत में यात्रा करने के लिए आए थे, समय समय प्राचीन काल से आते रहे हैं, तो उन्होंने भारत को लेकर कुछ चीज़ें लिखी, कुछ किताबें लिखी, कुछ साक्ष्य छोड़े, उनसे भी हमें इतिहास का अध्ययन करने में मदद मिलती है। तो उन्हीं के बारे में, जैसे रोमन यात्री आए, कुछ ग्रीक यात्री आए, कुछ चीनी यात्री आए, उन सब से हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय जो सोर्स हैं उनमें सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये बहुत ज़रूरी फैक्ट है, ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि सिकंदर के आक्रमण की जानकारी किस भारतीय किताब में मिलती है, किसी भी किताब में नहीं मिलती। जो यूनानी विवरण थे, जो सिकंदर के वहाँ के अपने विवरण थे, वहाँ से केवल हमें जानकारी मिलती है। और यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोट्स, जैसा कि हमने क्लास शुरू की थी तब हमने देखा था, हेरोडोट्स क्या है, इतिहास का जनक माना जाता है। और इसी ने इसकी किताब थी हिस्टोरिका, जो इतिहास की पहली किताब मानी जाती है। तो टेसियस नाम का एक लेखक हुआ है और एक हुआ है हेरोडोट्स नाम के लेखक। और टेसियस कौन था, ईरान का राज्यवैद्य था, राज्यवैद्य माना जाता है ईरान का। और हेरोडोट्स को दुनिया का क्या माना जाता है, पहला इतिहासकार माना जाता है। और इसने कौन सी किताब लिखी थी, 5वीं सदी ईस्वी पूर्व यानी 500 BC में इसने हिस्टोरिका नाम की किताब लिखी थी, इतिहास की पहली किताब मानी जाती है। और इसका नाम क्या है, हेरोडोट्स। ऐसे ही निर्याकस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस ने, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे, यानी कि ये भी क्या है, ये सिकंदर के कॉन्टेम्प्ररी माने जाते हैं। निर्याकस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये क्या है सब सिकंदर के समकालीन माने जाते। पूछ लिया जाता है कौन कौन से लेखक सिकंदर के समकालीन थे, तो तीनों के नाम याद रखने हैं आपको, निर्याकस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ऐसे ही सिकंदर के बाद लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस के नाम से उल्लेखनीय है। यानी कि मेगास्थनीज किसके समय आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, फिर उसके बाद आया था डाइमेकस और फिर उसके बाद आया था डायनोसियस। ये भी लेखक यहाँ मौर्य साम्राज्य के समय आए थे, जिसमें मेगास्थनीज को सबसे फेमस माना जाता है, क्योंकि मेगास्थनीज, ऐसा बताया जाता है इतिहास में, लगभग 14 वर्ष तक जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, उसके राज दरबार में रहा था। और इसने एक किताब लिखी थी इंडिका, यानी कि इंडिका किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी। और यह मौर्य साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में आया था। और मेगास्थनीज कौन था, जो सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत था ये। और मेगास्थनीज जब भारत आया तो सबसे पहले किससे मिला था, आर्यमित्र से मिला था। और उसके बाद ये बिंदुसार से मिला था। बिंदुसार कौन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और जो डाइमेकस नाम का अगला इतिहासकार था, डाइमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। फिर डायनोसियस मिस्र का जो नरेश है, टोलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में भारत आया था। तो ये पूछ लिया जाता है अशोक के दरबार में कौन सा राइटर भारत आया था, डायनोसियस। और बिंदुसार के समय डाइमेकस और चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज। और ऐसे ही एक और जो राइटर था यूनानी भाषा में, जिसने क्या लिखी थी, ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथेन सी नामक पुस्तक लिखी। टोलमी नाम का जो राइटर था उसने लिखी थी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी कि ज्योग्राफी किताब मानी जाती है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, टोलमी के द्वारा लिखी गई थी। और इसकी रचना कब की मानी जाती है, 80 से लेकर 115 ईस्वी के बीच की, यानी 1 AD के बाद जो 80 से लेकर 115 AD के बीच की इसकी रचना मानी जाती है, जिसने भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन किया है। और इसी ने किताब लिखी है नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी ने। उसमें भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। लैटिन भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है, नेचुरल हिस्टोरिका लैटिन भाषा में लिखी गई है। और जो भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापार के बारे में हमें जानकारी देती है। तो ये पूछ लिया जाता है भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापार की जानकारी किस किताब से मिलती है, सबसे पहले नेचुरल हिस्टोरिका। और जो किसके द्वारा लिखी गई थी, प्लिनी नाम का जो राइटर हुआ था उसके द्वारा लिखी गई थी। और किस भाषा में लिखी गई थी, लैटिन भाषा में लिखी गई थी। अब देखते हैं कुछ चीनी यात्री भी भारत में यात्रा करने के लिए आए थे। तो चीनी यात्रियों के विवरण, चीनी लेखकों के विवरण से भी भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे, यानी चीन के यात्री आए थे वो कौन से धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जिसमें हायान, हुएनसांग और इत्सिंग के नाम प्रमुख हैं।
तो जो फायान है वो 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड था, गुप्त वंश का राजा, जिसको विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता था, उसके दरबार में भारत आया था। कौन आया था? फायान भारत आया था। फिर उसके बाद आया और उसने कौन सी किताब लिखी थी भारत के वर्णन में? फोक्यो की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। फोक्यो की किसके द्वारा लिखी गई थी? फायान के द्वारा लिखी गई थी। और ये किसके समय भारत आया था? गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, जिसे विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है। और इसने भारत को क्या कहा है उस समय? तिएनचू को भारत का नाम पुकारा है इसने, तिएनचू। फिर हुएनसांग 7वीं सदी, और अगला जो राइटर आया वो कौन सा था? हुएनसांग। जो विदेशी यात्री आया था भारत वो आया था हुएनसांग, जो किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय भारत में आया था और लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहा था। और उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। और इसकी किताब कौन सी है? CU की, जिसने भारत और जो अन्य देश है वहाँ उन देशों के विवरण के बारे में बताया है, भारत की सामाजिक आर्थिक कंडीशन कैसी थी उन सब चीज़ों के बारे में बताया। और इसकी रचना कौन सी है? CU की। और जबकि फायान की रचना कौन सी थी? फोक्यो की। और इसकी कौन सी है? CU की, जो बहुत कन्फ्यूजिंग नाम है। भारत को इसने यिंतु कहा है। भारत को इसने क्या कहा है? यिंतु कहा है। और फायान और हुएनसांग दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने के लिए भारत आए थे। और फायान 14 वर्ष भारत में रहा था, जबकि हुएनसांग 16 वर्षों तक भारत में रहा है। इससे 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। यह बहुत समय तक विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। यानी कि जब 7वीं सदी लगभग 675-695 के आसपास कौन आया है भारत में? चीनी यात्री इत्सिंग नाम का चीनी यात्री आया है। और यह विक्रमशिला नाम का जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, उनमें बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए वहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहा। फिर चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व हुएनसांग का है। वानचुआंग कहते हैं इसे चीन में, जिसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम की संज्ञा भी दी जाती है। यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्व दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? हुएनसांग को दिया जाता है। और हुएनसांग किसके समय आया था भारत? हर्षवर्धन के समय भारत आया था और लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहा था। फिर अब देखते हैं कुछ अरबी यात्री भारत में यात्रा करने के लिए आए थे। तो अरबी यात्रियों ने क्या लिखा भारत के बारे में, कौन कौन सी किताबें लिखी, उनके बारे में देखेंगे। अरब यात्रियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज, यानी कि जो मध्यकालीन भारत था, यानी कि जो मिडिवल इंडिया था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। वहाँ के समाज, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अल-बरूनी, सुलेमान और अल-मसूदी, 3 नाम इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अल-बरूनी, सुलेमान और अल-मसूदी। तो जो अल-बरूनी है वो किसके समय आया था भारत? 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के समय भारत आया था। महमूद गजनवी। और 11वीं शताब्दी में कौन आया था? अल-बरूनी आया था। और इसने एक किताब लिखी थी तहक़ीक़े हिंद और किताबुल हिंद, जिसको किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसे तोता हिंद भी कहा जाता है। तहक़ीक़े हिंद या किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। जो उस समय का जो राजपूतों का जो काल था उसके बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। फिर जो अल-बरूनी है मसूद द्वारा बंदी बनाया गया, बाद में उसकी योग्यता को देखते हुए उसे राज्य ज्योतिषी के पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा राइटर था जो भारत आया और उसे बंदी बना लिया गया, बाद में उसे राज ज्योतिषी बना दिया गया। और अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी, संस्कृत का एक अच्छा ज्ञाता था और यह गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला अरबी यात्री सुलेमान, जो पाल एवं प्रत्याहार जो राजा थे उनके समय भारत आया था। तो सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि 9वीं शताब्दी में कौन आया था भारत? सुलेमान आया था। जो पाल और प्रत्याहार राजा थे उनके समय भारत आया था। ऐसे ही अल-मसूदी राष्ट्रकूट और प्रत्याहार शासकों के समय भारत में आया था, जो 10वीं शताब्दी में भारत आया था। तो सबसे पहले आया सुलेमान, उसके बाद आया अल-मसूदी, फिर उसके बाद आया है अल-बरूनी, जिसने कौन सी किताब लिखी है? जिसने लिखी है तहक़ीक़े हिंद। और उपयुक्त विदेशी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी प्राप्त होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी है? शाहनामा। ये कौन है? फारसी राइटर हैं। मिनहाज उस सिराज
इसने लिखा है तबकाते नासिरी, और जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है तारीख फिरोजशाही। जियाउद्दीन बरनी तारीख फिरोजशाही, मिनहाज उस सिराज, तबकाते नासिरी तथा फिरदौसी ने लिखा है शहनामा। और ये कौन है? फारसी यात्री है। तो यहीं पे जो हमारे ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड था हिस्ट्री का, यानी कि ऐसे तथ्य जिन्होंने इतिहास का अध्ययन करने में, ऐसे विवरण जिन्होंने इतिहास का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका जो टॉपिक था वो आज यहाँ पे फिनिश होता है। और इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी पाषाण काल की सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता है, उन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हम प्राचीन भारत के इतिहास में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी आज लास्ट क्लास थी, यानी कि ऐतिहासिक अध्ययन, यानी कि इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें जो पुराने साक्ष्य हैं उनसे कैसे कैसे मदद मिली और कहाँ से क्या क्या जानकारी हमें मिली, उन चीज़ों के बारे में हमने एक कंपाइलेशन के फॉर्म में देखने की कोशिश की। और लास्ट क्लासेस के जितने भी आपको वीडियो जो अब तक आए हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।